नमस्कार। आइए आज की सबसे बड़ी खबर को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव की, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या युद्ध विराम की कोई उम्मीद बची है। तो सवाल यही है। सुर्खियां तो कह रही हैं कि युद्ध विराम की बात चल रही है, लेकिन इसके पीछे की जो विस्फोटक सच्चाई है, चलिए आज उसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, एक तरफ तो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, शांति वार्ता के लिए अपने दूत भी भेज रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और वो सवाल ये है कि बात करने के लिए बचा कौन है। असल में एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई है। ईरान में अमेरिका जिनसे बात कर सकता था, वो लोग ही अब नहीं रहे। ईरान की जो पूरी कमांड चेन है वो टूट चुकी है। मतलब जो टॉप के लीडर्स थे जैसे कि लारिजानी, वो मारे जा चुके हैं। अब कोई ऐसा बचा ही नहीं है जिसके पास ये पावर हो कि वो युद्ध विराम के लिए हाँ कह सके। तो हो ये रहा है कि ईरान का जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रहा है, एक पहले से लिखे प्लान के हिसाब से। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसी वजह से शांति की बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब जो बात है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। वो ये कि दोनों पक्ष एक दूसरे से कितना दूर हैं, और ये हमें पता चल रहा है उन अनौपचारिक मांगों से जो अब लीक होके बाहर आ रही हैं। देखिए, अमेरिका तो अपनी वही पुरानी मांगों पर अड़ा हुआ है, जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट बंद करो, मिसाइल प्रोग्राम रोको, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ है ईरान, जिसने अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जरिए 6 ऐसी शर्तें रखी हैं जिन्हें मानना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, एक शर्त यह है कि पूरे वेस्ट एशिया से अमेरिकी अड्डे हटा दिए जाएं। तो जब बातचीत इस तरह से रुकी हुई थी, तब राष्ट्रपति ट्रंप की एक सीधी धमकी ने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। 22 मार्च को एक 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया गया, और ये डेडलाइन आज की तारीख में खत्म हो चुकी है। तो क्या ईरान ने ये अल्टीमेटम माना? बिल्कुल नहीं, बल्कि ईरान ने एक के बाद एक ऐसे जवाबी कदम उठाए जो ये दिखाने के लिए थे कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ईरान का पहला दांव तो एक बहुत ही डरावनी आर्थिक धमकी थी। उनका सीधा सीधा कहना था, तुम हमारे पावर प्लांट्स पर हमला करोगे तो हम तुम्हारी पानी की सप्लाई पर हमला करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सऊदी अरब और यूएई जैसे देश पीने के पानी के लिए पूरी तरह डिसैलिनेशन पर ही निर्भर हैं। फिर सैन्य मोर्चे पर ईरान ने इजराइल को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया। ये वो हथियार हैं जिन पर 120 से ज्यादा देश बैन लगा चुके हैं, क्योंकि इनसे आम नागरिकों को बहुत भारी नुकसान होता है, और इनका इस्तेमाल इजराइल के डिफेंस सिस्टम को मात देने के लिए किया गया। और इसके बाद तो ये डिफाइंस एक सोशल मीडिया ट्रोलिंग कैंपेन में ही बदल गया। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने ट्रंप का ही मशहूर फ्रेज इस्तेमाल करते हुए कहा, ट्रंप, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। उनकी जो नई स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत क्लियर है। अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर जोर है। मिसाइलों पर लॉन्च करने से ठीक पहले स्पेन के एक नेता के युद्ध विरोधी मैसेज लिखे जा रहे हैं, जिसमें युद्ध को अवैध और अमानवीय बताया गया है। ये दुनिया का ध्यान खींचने का एक तरीका है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस टकराव का पूरी दुनिया पर क्या असर हो रहा है। खबर है कि खाड़ी के जो सहयोगी देश हैं वो अब घबरा गए हैं। उन्हें डर है कि उनके पानी की सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो सकती है, इसलिए उन्होंने कथित तौर पर अमेरिका से कहा है कि वो पीछे हट जाए। तो हो ये रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। उसके जो सबसे करीबी नाटो सहयोगी हैं, उन्होंने भी युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया है। और तो और इजराइल के प्रधानमंत्री को दुनिया के सामने ईरानी क्लस्टर बमों से हुआ नुकसान दिखाकर मदद की गुहार लगानी पड़ रही है। ये दबाव सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, अब तो अमेरिका के अंदर भी युद्ध की वकालत करने वालों को अपनी ही पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और ये बहुत अहम बात है, क्योंकि इस दबाव से अब देश के अंदर ही गहरे राजनीतिक मतभेद पैदा हो रहे हैं। तो जैसे जैसे दुनिया ये सब देख रही है, ईरान का ये विद्रोही रवैया एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि जब एक पक्ष को ये लगने लगे कि उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो असली ताकत आखिर किसके हाथ में होती है?